बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी स्कैन एफ फंक्शन। इससे पहले हम जो है वो पिछले लेक्चर में एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में देख चुके हैं। उससे पहले हम जो है वो फॉर्मर स्पेसिफायर्स, फील्ड विड्थ और एक आउटपुट फंक्शन हमने देखा था प्रिंट एफ का। इसी तरह जो है वो आज हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्कैन एफ के बारे में पढ़ेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्कैन एफ फंक्शन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो स्कैन एफ जो फंक्शन है ये इनपुट फंक्शन है। हमने इसी चैप्टर के शुरू में इनपुट फंक्शन के बारे में बात की थी कि 4 इनपुट फंक्शन जो है वो हम सी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, अपने कोर्स में उनको यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले स्कैन एफ फंक्शन था। हमने गेट सी एच की भी बात की, गेट सी एच ई की भी बात की और उसके अलावा गेट एस की भी बात की। तो अब उन्हीं जो फंक्शन में से एक फंक्शन हमारे पास आ गया स्कैनर फंक्शन। तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हैं। स्कैनर फंक्शन इस्तेमाल होता है इनपुट गेट करने के लिए। किससे? यूजर से। इनपुट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, और जो इनपुट यूजर एंटर करेगा वो हम किस में स्टोर करेंगे? वेरिएबल में, इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म, एक खास जो है वो फॉर्म के अंदर, खास फॉर्मेट के अंदर। मतलब आपके पास इंटीजर वेरिएबल भी हो सकते हैं, आपके पास करैक्टर वेरिएबल भी हो सकते हैं, आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो आप जो इनपुट यूजर ने एंटर किया आप उसको इंटीजर, एज ए इंटीजर स्टोर करो, एज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करो, या एज ए करैक्टर स्टोर करो, इवन एज ए स्ट्रिंग भी आप उनको स्टोर कर सकते हो। तो ये स्कैन एफ फंक्शन की डेफिनेशन, सिंटेक्स इसका बिल्कुल सिंपल है। हमने जैसे प्रिंट एफ फंक्शन जो कि एक आउटपुट फंक्शन है, उसमें हमने प्रिंट एफ लिखा था, यहाँ हम क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम स्कैन एफ लिखेंगे। इसमें भी हमारे पास जो है वो दो पार्ट हैं इस फंक्शन के अंदर। एक है हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग और दूसरा है हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल जिनमें हमने इनपुट गेट करनी है। ठीक है जी। तो जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर आप फॉर्मेट स्ट्रिंग में मेंशन करेंगे उतने ही वेरिएबल उसी तरतीब से आप जो है वो स्कैनर फंक्शन के अंदर मेंशन करेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद। बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट स्ट्रिंग है जैसे आप प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करते हैं, लेकिन वहां हम अपनी फॉर्मेट स्ट्रिंग को आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां हम फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज करेंगे इनपुट को जो है वो फॉर्मेट, उसके फॉर्मेट को कंट्रोल करने के लिए। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स में लिखी जाएगी जैसे कि प्रिंट एफ फंक्शन में लिखी जाती है। इट में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे, जैसे कि %d जो कि इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं, %f जो कि फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, और इस तरह %c जो करैक्टर के लिए हम यूज करते हैं। दैट इंडिकेट्स द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच वैल्यू विल बी एंटर्ड। और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे अपने स्कैनर फंक्शन के अंदर, ठीक है जी, उन्हीं के मुताबिक जो है वो वैल्यूज एंटर्ड जो है वो की जाएंगी। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं स्टोर करने के लिए वैल्यूज जो कि यूजर जो है वो एंटर करेगा कीबोर्ड के थ्रू। ईच वेरिएबल रेफर टू अ मेमोरी लोकेशन। हर वेरिएबल जो है वो बेसिकली किसको रेफर कर रहा है? किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा होगा। यहां हम जो है वो एक एडिशनल चीज भी यूज करेंगे वेरिएबल में, वो है हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर, यानी कि एंड जो है ये सिंबल हम हर वेरिएबल के शुरू में जिसमें हमने वैल्यू इनपुट करनी है हम यूज करेंगे। ये सिंबल जो है ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है मेमोरी लोकेशन, उस वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन है आपकी रैम के अंदर जो उसकी लोकेशन है ये उसको इंडिकेट कर रहा होता है जिसमें आपने जो है वो अपनी इनपुट या अपना डाटा स्टोर करना है। इसे एड्रेस ऑपरेटर बी कहते हैं। तो ये इसके सिंटेक्स की बात हो गई। जब इसका प्रैक्टिकल इंशाल्लाह करेंगे तो फिर ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह आगे वो कह रहा है कि सिंगल इनपुट जो है वो आपने कैसे लेनी है। यहाँ उसने एक एग्जांपल दी है। स्कैनर फंक्शन का नाम लिखा, डबल कोट्स के अंदर %d, यानी कि इंटीजर नंबर इनपुट करने जा रहे हैं, और एक वेरिएबल है n जो कि यकीनी बात है और डिक्लेयर होगा प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी। तो n के साथ हमने एड्रेस ऑपरेटर यूज़ किया। अब जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो जो कंसोल विंडो है, यानी कि वो जो आपके पास जो डॉस टाइप विंडो आपके पास आती है उसके ऊपर आपसे इनपुट मांगी जाएगी कि आप कोई नंबर एंटर करें। तो आप वहां नंबर एंटर कर सकते हैं, कोई भी 10, 20, 30, 1000, 2000, जो भी इंटीजर की रेंज है वो रेंज हमने ऑलरेडी जो है वो कवर की हुई है। कितनी मैक्सिमम और कितनी मिनिमम वैल्यू जो हम एंटर कर सकते हैं इंटीजर के लिए। तो हम जो है वो n की वैल्यू एंटर कर देंगे और जो यूजर एंटर करेगा वो n के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप n को कहीं भी
जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन में, कैलकुलेशन के अंदर, जो है वो कंप्यूटेशन के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें उसने आपको जो है वो बता भी दिया है कि हालांकि हम ये चीज़ें पहले जानते हैं कि ये परसेंटेज यूज़ हो रहा है, ये बेसिकली फॉर्मेट सिंबल है, डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये जो एन है ये वेरिएबल का नाम है, और ये एंड साइन अभी उसने ऊपर बताया कि ये एड्रेस ऑपरेटर है जो कि वेरिएबल की लोकेशन मेमोरी में है उसको इंडिकेट कर रहा होता है। इसी तरह मल्टीपल अगर आपने इनपुट करनी है तो उसका तरीका भी वही, जैसे प्रिंट एफ के अंदर हमने मल्टीपल आउटपुट अगर करनी होती है तो हम कामा लगाते हैं और फिर आगे वेरिएबल्स की एक्सप्रेशंस लिखते हैं। तो यहाँ भी आपने फॉर एग्जांपल 2 इंटीजर इनपुट करने हैं तो 2%d आप यूज़ करेंगे, बेशक आप इनके दरमियान स्पेस यूज़ ना करें, स्पेस यूज़ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आगे 2 वेरिएबल फिर आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अब दोनों वेरिएबल n और जो m है दोनों की टाइप क्या है, हमें इनसे देख के पता चल रहा है दोनों की टाइप इंटीजर होगी। तो यूज़र जो है वो 2 वैल्यू एंटर करेगा जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। वो हम देखते हैं कि यूज़र कैसे जो है वो इनपुट करेगा। तो ये नीचे भी उसने एग्जांपल आपको दी है, इसमें भी उसने एक इसमें उसने इंटीजर वेरिएबल जो है वो उसमें वैल्यू इनपुट की है, और दूसरा एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है उसमें उसने वैल्यू इनपुट किया। तो जो n है ये इंटीजर वेरिएबल होगा डिक्लेयर ऊपर और प्रोग्राम के अंदर, और जो avg है ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल होगा, फ्लोट वेरिएबल होगा। तो देखिए उसी तरतीब से आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करने हैं अपने स्कैनर फंक्शन में। आपने पहले n लिखा है जो कि इंटीजर वेरिएबल है, तो फिर आपको %d, या आप अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरतीब से देखना चाहते हैं तो अगर आपने पहले %d लिखा है तो फिर आपको कोई ना कोई इंटीजर वेरिएबल में वैल्यू इनपुट पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने फ्लोट f लिखा है, %f फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो आपने उसके लिए कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल लिखना है जिसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट या डबल है। तो ये स्कैनएफ मल्टीपल इनपुट आप इस तरह कर सकते हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। तो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है, सिंटेक्स लिखना है, फॉर्मेट स्ट्रिंग वेरिएबल को मेंशन करना है, सिंगल इनपुट और मल्टीपल इनपुट को आपने बताना है एग्जांपल के साथ जैसे उसने बताया हुआ है, और आपने ये ड्रा करके बता देना है कि इनके लिए कौन सी जो है वो टर्म्स यूज़ की जा रही हैं, इसमें इस स्कैनर फंक्शन के अंदर जो है वो किस चीज़ को हम क्या नाम दे रहे हैं। तो ये है हमारे पास जो है वो स्कैनर फंक्शन जो कि एक इनपुट फंक्शन है। स्कैन से याद रखें, स्कैनर हमें पता है कि एक इनपुट डिवाइस है, तो उसी से हम याद रख लेते हैं स्कैनएफ एक इनपुट फंक्शन है। पेपर में भी अक्सर पूछा जाता है इनमें इनपुट फंक्शन कौन सा है यहाँ, तो एटलीस्ट आपको ये इससे जो है वो एनोलॉजी बना लें स्कैनर से। जैसे आपने प्रिंट एफ, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंट एफ फंक्शन भी एक आउटपुट फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो आप इनको रन करके देखिएगा कोड ब्लॉक्स के अंदर या टर्बो C++ के अंदर, जो भी आपको बेहतर लगे, जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है। बाकी हमारे पास इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें कौन सा है, getch फंक्शन क्या है। तो वर्ड getch जो है वो स्टैंड फॉर क्या है, गेट करेक्टर। getch फंक्शन इस्तेमाल होता है इनपुट करने के लिए सिंगल करेक्टर को, किससे, यूजर से। अगर आपने एक सिंगल करेक्टर जो है वो सिंपल इनपुट करवाना यूजर से, तो आप getch का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां बेशक आप scanf का इस्तेमाल ना करें। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ये इंतजार करता है कि कोई की जो है वो प्रेस हो या प्रेस की जाए, ठीक है जी। यानी जैसे आपके सामने कंसोल विंडो आएगी, हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, तो ये वेट करेगा जो है वो फंक्शन कि कोई जब तक की प्रेस ना हो या आगे अगली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। करेक्टर जो भी यूजर एंटर करेगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। getch के अंदर जो करेक्टर जैसे कीबोर्ड से आप एंटर करते हैं, ABC कुछ भी $साइन जो भी आप एंटर करेंगे वो स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। तो आप कहेंगे भाई वो नजर भी आना चाहिए, तो उसके लिए फिर दूसरा फंक्शन है getch। तो getch जो फंक्शन है ये conio फाइल जो है, conio.h फाइल जो हम टर्बो C++ में इंक्लूड करते हैं, उसमें जो है वो ये फंक्शन शामिल है। तो हेडर फाइल आपको लाजमी इंक्लूड करनी पड़ेगी फिर conio.h ऊपर अपने प्रोग्राम में, जैसे आपने stdr.h इंक्लूड की हुई है तो ये भी इंक्लूड करनी पड़ेगी अगर आपने getch फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो सिंपल इसका सिंटैक्स है, आप इसको जो है वो सेपरेटली एज अ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा मैंने getch, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप वेरिएबल मेंशन करें असाइनमेंट स्टेटमेंट में, जैसे आप लिखते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू getch।
तो अब जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो यूजर से वो इनपुट मांगेगा, जो भी यूजर करैक्टर एंटर करेगा वो नजर तो नहीं आएगा, लेकिन वो करैक्टर स्टोर किस में हो जाएगा, इस वेरिएबल में, जो भी वेरिएबल आप मेंशन करेंगे। ये हो गया हमारे पास गेट सी एच का। तो दूसरा फंक्शन हमारे पास जो है वो गेट सी एच ई का है। अब इन दोनों फंक्शन में फर्क सिर्फ एक ही है, ये स्टैंड क्या कर रहा है, गेट करैक्टर, और ई स्टैंड क्या कर रहा है, ई स्टैंड कर रहा है इको से। इसमें जो करैक्टर एंटर होगा वो नजर भी आएगा आपको स्क्रीन के ऊपर। दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं, मास वाई इस डिफरेंस के जो मैंने आपको बता दिया। बाकी डेफिनेशन भी सेम है। इसमें आपको ई का जो इजाफा हो रहा है वो इको के लिए, यानी कि आउटपुट भी करो, दिखाओ भी हमें। तो ये फंक्शन जो है ये भी econo.h के अंदर ही है, यानी कि इस फंक्शन को अगर आपने यूज करना है तो आपने इस फाइल को इंक्लूड करना है। तो गेट सी एच यूज करें जब आपको ऐसी सिचुएशन हो कि आप चाहते हैं कि कोई कीबोर्ड से करैक्टर जो प्रेस करे वो देखा ना जा सके, वो नजर ना आए, डिस्प्ले ना हो। और अगर आप चाहते हैं वो डिस्प्ले हो करैक्टर जो एंटर किया जा रहा है, तो फिर गेट सी एच ई यूज करें। तो दोनों में सिर्फ यही फर्क है। इसका सिंटेक्स भी आप देख लें, आप इसको एज ए सेपरेट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट में भी आप यूज कर सकते हैं। वेरिएबल इक्वल टू गेट सी एच ई। अब की बार जब यूजर कोई करैक्टर एंटर करेगा तो वो करैक्टर नजर भी आएगा और उस वेरिएबल में स्टोर भी हो जाएगा। और ये वेरिएबल आप यकीनन किस टाइप का वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल यकीनन करैक्टर टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछे जा चुके हैं, आसान भी हैं। तो ये दो इनपुट फंक्शन हमारे पास हो गए। इसके अलावा एक और इनपुट फंक्शन हमारे पास जो वो है गेटएस का, स्ट्रिंग गेट करने का। तो आपको याद होगा स्ट्रिंग हमने बात की थी, करैक्टर डाटा टाइप को यूज़ करके हम स्ट्रिंग जो है वो वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो गेटएस फंक्शन इस्तेमाल होता है इनपुट करने के लिए स्ट्रिंग वैल्यू यूज़र से। इनपुट जो है वो स्टोर होगी किसी ना किसी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। यूज़र एंटर जो है वो कर सकता है एनी टाइप ऑफ, जो भी वो लेटर शामिल करना चाहे, एंटर करना चाहे, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी इनके ए बी सी जो आपकी है वो भी हो सकती है, 0 to 9 डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल, डॉलर साइन, हैश साइन, या स्पेसिस भी हो सकती हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी। आफ्टर टाइपिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, जैसे यूज़र जो है वो स्ट्रिंग टाइप कर लेगा कीबोर्ड से, यूज़र एंटर प्रेस करेगा और स्ट्रिंग जो है वो स्टोर हो जाएगी उस वेरिएबल में जो असाइनमेंट स्टेटमेंट में मेंशन किया होगा हमने। एक नल करैक्टर, जैसे एस्केप सीक्वेंस करैक्टर होते हैं, एक नल करैक्टर /0 जो है वो ऑटोमेटिकली उस स्ट्रिंग के एंड के ऊपर स्टोर हो जाएगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ स्ट्रिंग का डाटा खत्म हो गया है, यानी यूजर ने जो एंटर किया वो इससे पहले पहले है। सिंपल इसका सिंटेक्स है गेट एस, और आपने ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम लिख देना है जिस वेरिएबल में आपने इनपुट करनी है। जैसे कि यहाँ उसने आपको बता दिया कि जी प्रिंट एक मैसेज आएगा एंटर अ स्ट्रिंग, और नीचे उसके बाद फंक्शन चलेगा। उस फंक्शन जैसे ही चलेगा तो ये वेट करेगा कि यूज़र जो है वो कोई स्ट्रिंग एंटर करे, कोई टेक्स्ट एंटर करे। तो जैसे यूज़र ने ये एंटर कर दिया पाकिस्तान। इसी तरह स्ट्रिंग जो है उसको स्क्रीन पे आउटपुट करने के लिए जो फंक्शन है उसके बरक्स वो पुट एस फंक्शन है। ठीक है जी। पुट्स भी इसको कहते हैं, पुट एस फंक्शन कह लें ज़्यादा बेहतर है ताकि वो क्लियर रहेगा। तो यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन, जो स्ट्रिंग आपने गेट एस के जरिए इनपुट किया, अगर आप उसको स्क्रीन पे दोबारा आउटपुट करना चाहते हैं या कोई और स्ट्रिंग आउटपुट करना चाहते हैं तो फिर आप पुट एस वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। इट कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग, इसको ये स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए भी यूज हो सकता है और कोई स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका सिंटेक्स भी सिंपल है, पुट एस फंक्शन और ब्रैकेट्स के अंदर आपने पैरामीटर लिख देना। ये पैरामीटर क्या हो सकता है, ये पैरामीटर डबल कोड के अंदर कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है या कोई स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे कि ऊपर उसने यहाँ जैसे str उसने वेरिएबल लिया तो आप str भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पुट एस फंक्शन भी हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, ये दोनों मैं मेंशन कर देता हूँ। गेट एस भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पुट एस भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन आ गया क्लियर स्क्रीन का। ये टर्बो C++ के अंदर जो है वो काम करेगा, कोड ब्लॉक्स के अंदर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि CLR SCR जो प्री डिफाइंड फंक्शन है ये C स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है, इसलिए जो है वो जो मॉडर्न कंपाइलर है वो इसको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन आपके जो MS DOS बेस्ड कंपाइलर हैं जैसे कि MCC है तो वो इसको इंक्लूड करता है। तो टर्बो C में ये काम करेगा, कोड ब्लॉक्स में काम नहीं करेगा। कोड ब्लॉक्स में फिर आपको कोई इसका अल्टरनेटिव यूज करना पड़ेगा जैसे कि CLS वगैरह। क्लियर स्क्रीन फंक्शन जब यूज होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, देखें वो जो आपकी ब्लैक स्क्रीन आती है कंसोल स्क्रीन, डॉस स्क्रीन जो आपकी आती है,
तो उसके ऊपर आप जब प्रोग्राम रन करते हैं तो कुछ आउटपुट आ जाती है। नेक्स्ट टाइम आप प्रोग्राम रन करेंगे तो वो जो पहली आउटपुट है वो वहीं मौजूद रहेगी। कोड ब्लॉक्स में तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन आपके टर्बो C++ में ऐसा ही होगा कि वो पुरानी आउटपुट वहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं फिर कि इस फंक्शन को हर प्रोग्राम के शुरू में, यानी मेन फंक्शन शुरू करते साथ ही इसको लिख लेते हैं, ताकि जैसे ही प्रोग्राम दोबारा रन हो तो वो जो पहले से उसके ऊपर आउटपुट थी उस कंसोल के ऊपर वो खत्म हो जाए और नई जो आउटपुट जो कैलकुलेट हुई है, जो नया रिजल्ट आया, सिर्फ वो डिस्प्ले हो। तो सिर्फ इसको इस मकसद के लिए हम यूज करते हैं, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। तो व्हेन दिस फंक्शन एग्जीक्यूटेड, स्क्रीन जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी और कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा बिल्कुल आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। जाहिर बात है स्क्रीन के ऊपर जब कुछ नहीं रहेगा तो फिर वो कर्सर आपका बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, टॉप के ऊपर, लेफ्ट के ऊपर चला जाएगा। ये फंक्शन यूज करने के लिए भी टर्बो C++ में आपको कॉर्नर डॉट एच जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी। सिंटैक्स सिंपल है इसका, CLR SCR और आगे आपने सेमीकोलन लगा दिया फंक्शन लिख के। उसके बाद हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है अक्सर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। साइज ऑफ ऑपरेटर आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने यूज भी किया था। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो यूज होता है क्या मालूम करने के लिए, किसी डाटा वैल्यू का साइज, यानी कि उस वैल्यू ने या उस वेरिएबल ने मेमोरी के अंदर कितने बाइट या कितनी जो मेमोरी है वो कंज्यूम की है, ऑक्यूपाई की है, तो वो ये हमें बताएगा सिंपल। तो जिस के बारे में भी आप मालूम करना चाहते हो, साइज ऑफ फंक्शन यूज करके या ऑपरेटर यूज करके आप ब्रैकेट के अंदर जो है वो वेरिएबल का नाम या वो वैल्यू लिखते हैं तो वो आपको बता देगा कि इसने जो है वो कितने बाइट जो मेमोरी में कंज्यूम किए। जैसे कि ये प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें सिंपल वो बता रहा है आपको, देखें साइज ऑफ करैक्टर, साइज ऑफ 4, तो आपको पता है करैक्टर मेमोरी में कितने बाइट लेता है 1, तो ये देखें क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। साइज ऑफ इंट कितने लेता है इंटीजर, टर्बो में कितने लेगा, टर्बो C++ में 2, तो देखें 2 प्रिंट हो गया। इसी प्रोग्राम को आप जो है वो कोड ब्लॉक्स में रन करेंगे तो इंट यहाँ क्या प्रिंट होगा, कोड ब्लॉक्स में 4 प्रिंट होगा। ठीक है जी, 4 बाइट लेता है इंट, क्योंकि वो GCC कंपाइलर जो है वो यूज कर रहा है। तो ये सिंपल साइज ऑफ ऑपरेटर जो है ये कभी आपने ये देखना हो कि कोई वेरिएबल मेमोरी में कितनी या कोई ऑपरेंड मेमोरी में कितने बाइट्स कंज्यूम कर रहा है, तो आप ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था। तो यहाँ तक हमारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया और हमारा चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी खत्म हो गया। कुछ प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो इसका परफॉर्म कर लेते हैं, जो चीज़ें आज हमने देखी हैं। तो कोड ब्लॉक मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ कुछ इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कैनफ फंक्शन को। कोई वेरिएबल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इंट वेरिएबल एक ले लिया जी, a और एक वेरिएबल, चलें पहले सिंपल एक वेरिएबल लेते हैं और इस वेरिएबल में बजाय हम फिक्स वैल्यू स्टोर करें जो कि अभी तक हम करते आ रहे थे, ऐसे a=10 लिख लेते थे, b=20 लिख लेते थे, तो फिक्स वैल्यू तो वो तो इसलिए हम यूज कर रहे थे कि उस वक्त तक हमें भी पता नहीं था कि यूजर्स इनपुट कैसे लेनी है C लैंग्वेज में, क्योंकि प्रोग्राम्स के अंदर फिक्स वैल्यू जो है वो यूज नहीं की जाती, यूजर से इनपुट करवाई जाती है और उन वैल्यूज के ऊपर फिर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है। तो इसलिए अब हम ये वाला काम नहीं करेंगे =10 वाला, बल्कि अब हम क्या यूज करेंगे, स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे जी स्कैनफ, ये स्कैनफ आ गया, डबल कोट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, किस टाइप का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू इनपुट करनी है, इंटीजर टाइप का, तो %d और वेरिएबल का नाम लिखेंगे a। और आपको याद रखना है कि स्कैनफ के अंदर हमने एड्रेस ऑपरेटर भी यूज करना है। ठीक है जी, एड्रेस ऑपरेटर हमारे पास एंड का ऑपरेटर, और हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब ये स्टेटमेंट मुकम्मल होगी, a एंटर हो चुका है। अब आप a को यहाँ प्रिंट भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो सिंपली इसको लिख लेते हैं जी, वैल्यू ऑफ a इज %d कामा आगे a की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास सेमीकोलन। तो सिंपली a यूजर एंटर करेगा और उसी वैल्यू को जो यूजर ने एंटर की है मैं उसको आउटपुट कर दूंगा।